गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट बायो स्टूडेंट और पेपर कैरेक्टर फर्स्ट साइटोजेनेटिक्स वाला। आज इसके अंदर अपन सेल ऑर्गेनेल के अंदर बात करें इसके न्यूक्लियस भाग की। न्यूक्लियस तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो की गई थी साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसको खोजा गया था। तो न्यूक्लियस जो भाग है ये कोशिका का वास्तव में क्या है, डायरेक्टर एंड कंट्रोलर है। और ये बात जो है इसके द्वारा बताई गई थी साइंटिस्ट एमरलिंग। और इन्होंने जो यूनिसेलुलर सबसे बड़ी जो एल्गी है एसिटाबुलेरिया जो एल्गी है इसके अंदर इस साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी की गई थी। और इन्होंने क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस सेल का वास्तव में क्या है, डायरेक्टर एंड कंट्रोलर है। तो इसको हम डायरेक्टर एंड कंट्रोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि न्यूक्लियस जो भाग है इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मींस इसके अंदर डीएनए जो भाग है वो प्रेजेंट है और उसी के द्वारा आरएनए और प्रोटीन के द्वारा सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हो रही है उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, न्यूक्लियस भाग के द्वारा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो एक गवर्नर के फॉर्म के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के बेसिस पर हमने सेल्स को दो भागों के अंदर डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था प्रोकैरियोटिक और एक जो सेल्स है वो कहलाती है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो सेल है वो तो कौन सी हुई, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मींस जो जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है, या जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर क्लियर प्रेजेंट होता है, वो तो हो गई यूकैरियोटिक। और दूसरी जो सेल्स हैं जिनके अंदर क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। वहां पर इसको न्यूक्लियस में क्या करके हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड इसको कहा जाता है, जिसमें बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के बेस पर जो सेल्स हैं तो मैक्सिमम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन जरूर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो प्लांट सेल है, प्लांट्स के अंदर फ्लोएम की जो सीव ट्यूब्स हैं, तो सीव ट्यूब्स जो सेल्स हैं या सीव ट्यूब के जो सेल्स हैं जो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मैमल्स की जो आरबीसी है उन आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कैमल एंड लामा जो एनिमल है उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस सेल के अंदर इसकी जो संख्या है तो जनरली जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लियट प्रकार की होती है। यूनिन्यूक्लियट मींस प्रत्येक सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ जो है उनके अंदर बाई न्यूक्लियट कंडीशन, बाई न्यूक्लियट मींस एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जैसा पैरामीशियम के अंदर हम देखते हैं तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो ये कंडीशन कहलाती है बाई न्यूक्लियट कंडीशन। और इसके अलावा हम देखते हैं मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लियट का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक ही सेल के अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे प्लांट्स के अंदर यदि हम बात करें तो जैसे एल्बुगो आपने पढ़ा है तो वहां पर वो यूनिसेलुलर कंडीशन है। मींस जो भाग है उसमें सेप्टेड कंडीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है और पूरा का पूरा जो एक साइफन लाइक जो स्ट्रक्चर बन रही है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट के अंदर अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, इसको कहा जाता है प्लांट्स के अंदर। और यदि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर यदि किसी सेल के अंदर इस प्रकार की कंडीशन यदि प्रेजेंट है तब हम उसको बोलते हैं सिनोसिशियल कंडीशन जो है वो उसको कहा जाता है। अब स्टूडेंट आप देखिए कि जो न्यूक्लियस है
इस न्यूक्लियस की वास्तव में स्ट्रक्चर क्या है? तो जनरली जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सेल के सेंटर भाग में प्रेजेंट होता है। लेकिन यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, यानी जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो जब मैच्योर कंडीशन के अंदर आती है तो उस दौरान उनके अंदर जो वैक्यूल है वो बड़े आकार की बन जाती है और जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन सेंटर में न होकर के कैसी हो जाती है, पेरिफेरल हो जाती है, यानी एक साइड के अंदर न्यूक्लियस जो है वो उनके अंदर चला जाता है। दूसरा, न्यूक्लियस की साइज की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज है ये वेरी करता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है या जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या कितनी है, उसके बेस पर भी न्यूक्लियस का जो साइज है वो डिपेंड करता है। दूसरा, जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है उसके ऊपर भी इसका साइज जो है वो डिपेंड करेगा। मींस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कितना है और न्यूक्लियोप्लाज्म का वॉल्यूम जो है वो कितना है, उसके रेशियो के ऊपर भी इसका साइज जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की होती है और क्या क्या चीजें जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस भाग के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके स्ट्रक्चर भाग यदि हम देखें स्टूडेंट्स तो आप देखिए किस प्रकार की संरचना जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। आप देखिए न्यूक्लियस के ऊपर बाहर की तरफ ये न्यूक्लियर एनवेलप जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना हुआ भाग है और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर, यानी दोहरी झिल्ली जो है वो इसके ऊपर बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो इसमें एक तो होगी आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी जो है वो इसके अंदर क्या होगी, इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर। इस पूरे बात के अंदर आप देख रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन का जो कनेक्शन है वो जनरली किसके साथ में जुड़ी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये भाग जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पर ये संरचना होगी, आउटर मेम्ब्रेन भाग होगा और आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर स्मूथ न होकर के एक प्रकार से रफ टाइप की स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम भाग इसके ऊपर प्रेजेंट है। दूसरा आप देखिए कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका जो कनेक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसका कनेक्शन पाया जाता है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन भाग, इनर मेम्ब्रेन होगी। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था तो वो भी क्या था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी, तो वो क्या था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को बोलते हैं। ऐसे ही प्लास्टिड या जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी, तो वो पेरीप्लास्टिडियल स्पेसेस को कहा जाता है। इसी प्रकार से आप इसके अंदर देखेंगे कि न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन संरचना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस इसको कहा जाता है। दूसरा, इस बात के अंदर एक हमें अलग से स्ट्रक्चर और नजर आती है और ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है इस संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस हो गया
और ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस भाग हो गया। और अब इसमें हम देखिए कि इस पूरे भाग के अंदर आपको क्या नजर आएगा, क्रोमेटिन नेट नजर आएगा। मींस इस पूरे भाग के अंदर हमें जो क्रोमोसोम्स है, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो एक प्रकार से इंटरफेस स्टेज का है, जहां पर क्रोमोसोम्स जो है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। और ये पूरे का पूरा जो भाग है वो इसके अंदर एक क्या बनाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेट। और जब सेल डिवीजन होता है तब यही क्रोमेटिन नेट जो है वो डेंस होकर के फॉर्मेशन कर देता है, जिसका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो संरचना है, ये संरचना क्या होगी, इसके अंदर क्रोमेटिन नेट इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा, यहाँ पर आप देखिए ये जो भाग है इसका, ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म में से यदि हम न्यूक्लियस भाग को अलग कर दें तो रिमेनिंग जितना भी भाग है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो ये पूरी जो संरचना है, न्यूक्लियस जो भाग है, ये सेल के साइटोप्लाज्म भाग के अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें जो न्यूक्लियस है, तो इसमें ये जो दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ये दोनों मेम्ब्रेन, इनकी जो संरचना है वो उसी प्रकार की है जिस प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी किसकी बनी होती है। मैंने आपको बताया था कि पूरा जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स का जो है वो इसके अंदर बना हुआ भाग है, लिपिड और साथ में प्रोटीन। तो इस पूरे भाग के अंदर दोनों जो मेम्ब्रेन है, इनकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस 60 to 70 एंगस्ट्रॉम जितनी होती है। और पेरी न्यूक्लियर जो स्पेस है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस इसके अंदर 80 to 100 एंगस्ट्रॉम वाला भाग प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म भाग के अंदर यानी इसका जो पूरा का पूरा भाग है, इसमें एक तो क्रोमेटिन जो नेट है, ये क्रोमेटिन नेट पूरे भाग के अंदर स्प्रेड कंडीशन के अंदर है। कौन सी अवस्था में, इंटरफेज अवस्था में। इस न्यूक्लियोप्लाज्म भाग की यदि हम बात करें तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मोस्टली यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए को सिंथेसाइज करने वाले जो एंजाइम है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मिनरल्स में खास करके कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन जो है वो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूक्लियस है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती, यानी इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर छिद्र जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर इस न्यूक्लियस का या न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कनेक्शन है वो साइटोप्लाज्म के साथ में बना रहता है। मींस यहाँ पर बनने वाले जो आरएनए जो भाग है, वो आरएनए भाग इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहाँ पहुंचता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है, जहां पर वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम उसके द्वारा किया जाता है। तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म की जो कनेक्टिविटी है वो साइटोप्लाज्म के साथ में किसके द्वारा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा ये बनी होती है। और ये जो पोर है, ये पोर वास्तव में एक सिंपल प्रकार के पोर न होकर के ये क्या है, पोर कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर सेंट्रल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है और इस सेंट्रल ग्रेन्यूल के बाहर की तरफ जो है ग्रेन्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से कार्ड व्हील फॉर्म के अंदर, जैसे पहिया होता है उसके अंदर जो व्हील पार्ट है उनकी तरह ये भाग
प्रेजेंट होता है, यानी ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कौन सा? जो न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर सिंपल न होकर के एक प्रकार का क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और उन्हीं के द्वारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म के साथ में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। अब इसमें आउटर जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर हमने देखा क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स जो है वो उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो इनमें ये जो न्यूक्लियस भाग है, ये न्यूक्लियस भाग भी कई भागों के अंदर डिवाइड होता है। तो यहाँ इनर जो मेम्ब्रेन है वो तो कैसी है, स्मूथ प्रकार की है, और आउटर जो मेम्ब्रेन है वो इसके अंदर किस प्रकार की बन जाती है, रफ प्रकार की बन जाती है। अब इनमें न्यूक्लियस की जो स्टडी हम करते हैं, तो ये जो विज्ञान है या जो साइंस है उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का दूसरा नाम है, इसको क्या बोलते हैं, कैरियन। कैरियन इसको कहा जाता है। उसी के बेसिस पर हम इसको क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो शब्द हम काम में लेते हैं, तो वहां पर जो कैरियन शब्द है उस कैरियन शब्द का अर्थ है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, कैरियोलॉजी इसको कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर इसका मुख्य जो भाग है वो है क्रोमेटिन नेट, और यही क्रोमेटिन नेट जो है वो फिर इसके अंदर जब हम इसको स्टेन करते हैं तो इसमें हमें क्लियर कट दो भाग जो है वो इसके अंदर हमें नजर आते हैं। यानी एक जो क्रोमेटिन का भाग है वो किस प्रकार का है, हेट्रोक्रोमेटिन, जो डार्क स्टेन लेता है, हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरा है यूक्रोमेटिन। तो यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन जो है, ये हेट्रोक्रोमेटिन किस प्रकार का है, जेनेटिकली नॉन एक्टिव प्रकार का है, और यूक्रोमेटिन जो भाग होता है वो जेनेटिकली एक्टिव प्रकार का भाग जो है वो इसके अंदर बनता है। तो इनमें क्रोमेटिन भाग के अंदर मुख्य रूप से क्या प्रेजेंट है, इसका डीएनए जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उनके साथ में हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो इसके साथ में जुड़ी होती हैं। तो हिस्टोन जो प्रोटीन है, उस हिस्टोन प्रोटीन के अंदर मुख्य रूप से आर्जिनिन और लाइसिन जो अमीनो एसिड्स हैं वो इनमें ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यही संरचना जब सेल डिवीजन होगा तो ये जो क्रोमेटिन नेट है, ये क्रोमेटिन नेट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका डिहाइड्रेशन होता है और ये कंडेंस होकर के हमें अलग प्रकार की संरचना के रूप में या स्ट्रक्चर के रूप में जो है वो भाग हमें दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का मुख्य जो फंक्शन है वो फंक्शन वास्तव में क्या हो गया कि ये सेल की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का जो काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। और वो कैसे होगा, यानी डीएनए जो है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और प्रोटीन जो भाग है वो क्या बनाते हैं, एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो एंजाइम जो है वो सभी रिएक्शंस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का वास्तव में क्या कहलाता है, इसको गवर्नर ऑफ द सेल जो है वो इसको कहा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।